सपा के कद्दावर नेता आजम खां का पतन क्यों शुरू हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपसे मुखातिब हूं। दो शब्द हैं हिंदुस्तान की डिक्शनरी में जो बहुत अहमियत रखते हैं, एक उरूज और एक जवाल। उरूज मतलब टॉप, बुलंदी, एकदम ऊंचाइयों पर। जवाल डाउन, नीचे, एकदम जमीन पर। आजकल आजम खां का जवाल का दौर चल रहा है, जवाल का टाइम चल रहा है। हालांकि किसी जमाने में वो बहुत उरूज पर थे, लेकिन इस वक्त जो है वो काफी जवाल में है। उनके ऊपर जो है ये जवाल का समय है। मैं आपको बताऊं, आज उनके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा, आजम खां के बारे में। मैं आपको ये बताता चलूं, वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी खबर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है कि आजम खां एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं और एक लीडरशिप का मादा उनके अंदर शुरू से ही था। उनके अनथक प्रयासों से ही उन्होंने आज सियासत में जो मुकाम बनाया वो उनकी कोशिशों का नतीजा था। उन्होंने बेपनाह कोशिशें करने के बाद में एक सफल सियासी करियर शुरू किया था। 9 बार रामपुर से वो विधायक रहे थे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, एक वर्तमान में लोकसभा सांसद है, 5 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और मंत्री भी कोई ऐसे वैसे मंत्री नहीं बल्कि दबंग मंत्री रहे थे। उसके बावजूद आज वो जेल में अपने परिवार के साथ में है, सीतापुर जेल में। तो क्यों है ये सवाल का टाइम उनका क्यों है? हालांकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा की जमानत हो चुकी है, वो तो वापस आ गई हैं, लेकिन वो और उनके बेटे अब्दुल्ला आदम, वो दोनों इस वक्त सीतापुर जेल में हैं। इससे पहले कि इस कहानी को आगे बढ़ाएं, हम आपको एक और खबर पर नजर डालते हैं। एडीएम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन सरकार अधिग्रहित करेगी, यानी सरकार का कब्जा हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त 2004 में ये सारी जमीनें जब जौहर यूनिवर्सिटी को अलॉट की गई थी तो बहुत कम रजिस्ट्रेशन शुल्क पर अलॉट की गई थी और जौहर ट्रस्ट के नाम अलॉट की गई थी। ट्रस्ट के नाम जब कोई चीज अलॉट की जाती है या दी जाती है तो वहां पर राज्यसभा सरकारी कुछ शर्तें होती हैं कि ये ट्रस्ट जो है फलाह बहबूद का काम करेगा, जनहित का काम करेगा, ऐसे काम करेगा जिससे कि आम जन का फायदा होगा, बच्चों का, बूढ़ों का, या कोई भी XYZ किसी भी प्रकार के फायदे होंगे। लेकिन आरोप यह है कि इस ट्रस्ट ने कोई ऐसे काम नहीं किए जिसकी वजह से इस जमीनों के ऊपर जो कम जो स्टाम्प ड्यूटी या कुछ जो भी कुछ लगा होगा उस टाइम के अंदर में, कि वो इसको छोड़ा जाए। और उस सबको लेकर एक जो फैसला आया है, उस फैसले में ये कहा गया है कि 70 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो शासन आदेशों का उल्लंघन करने के बाद में अलॉट की गई और आज भी उनके ऊपर उल्लंघन जारी है, इसलिए वर्तमान सरकार उसको अधिग्रहित करेगी। उन्होंने सख्ती से SDM को ऑर्डर दिए हैं, रामपुर SDM को ऑर्डर किए हैं कि इसको तुरंत अपने कब्जे में लेकर और इसका इंदराज कराएं। आगे बढ़ता हूं। दरअसल 2004 में आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। आजम खान ने एक सपना देखा था कि एक अच्छी सी यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जिसका मैं आजीवन चांसलर रहूंगा, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आई, बिल पास करने में दिक्कतें आई। लेकिन उसमें उनकी सरकार थी, वो बिल पास हो गया। यहाँ से राष्ट्रपति के पास गया, पहले उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, वापस आ गया, फिर वो कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट हुए और क्या हुए, बहरहाल बिल पास हो गया और ये सब कुछ हो गया। लेकिन शुरू से ही 2004 से ये यूनिवर्सिटी विवादों में रही, बहुत से विवाद रहे। लेकिन इसका जो मुख्य विवाद था वो ये था कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन एक्वायर की गई, वो आसपास के जो देहात के क्षेत्र, जो आसपास के जो देहात थे, जो ग्राम थे, वहां के जो जमीनें वहां से ली गई, उसमें आरोप यह था कि ये जमीनें जबरदस्ती ली गई। यानी वो लोग बेचना नहीं चाहते थे उन जमीनों को, उनसे जमीनें ली गई, औने पौने दामों में जमीनें खरीदी गई, और जिसने जमीन अपनी बेचने से इनकार किया उसके लिए वहां का थाना अजीम नगर था। अजीम नगर की एक कोठरी हुआ करती थी। ये कहते हैं कि वहां के जो इंचार्ज कुशलवीर सिंह जिस वक्त बहुत विवादों में है, उनके ऊपर कई केस भी उस टाइम के केस भी चल रहे हैं उनके ऊपर, जो लोगों ने कराए हैं। कुशलवीर सिंह जो वहां के इंचार्ज थे, वो जो जमीन नहीं बेचता था वहां पे उनको बुलाते थे, और आप थाने में क्या करते होंगे ये तो आपको खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस फर्जी केस बना के किसी को बुलाएगी अपने यहाँ पे और उसके साथ में फिर क्या कर सकती है वो, उसमें इसका अंदाजा मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद लगा सकते हैं। बहरहाल वो जमाना था, आजम खां की सरकार थी, सपा की सरकार थी, और काफी कुछ हुआ उसमें। और काफी कहते हैं 70,000 हेक्टेयर जमीन जो उस वक्त से लेकर और अब तक एक्वायर की गई है, उसमें 70 हेक्टेयर तो ये निकल जाएगी, और उसके अलावा कहते हैं कि वो जो शत्रु संपत्ति जिसको बोलते हैं वो भी इसमें है। बहरहाल कुल मिलाने के बाद में काफी कुछ इस जमीन के अंदर में घपला इस यूनिवर्सिटी में जो उजागर हो गए। सवाल यह है कि ये क्या पहला घोटाला है या पहला इस टाइप का ये किस्सा है
ऐसे जने कितने किस्से होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैंगे, और होते हैं, लीपापोती भी हो जाती है, सामने से भी हो जाता है। लेकिन आजम खां पर ये कार्रवाई क्यों, इतनी सख्त कार्रवाई क्यों? 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता पलटी मारी, यानी योगी की सरकार आ गई यहां पर, तो उसके बाद में आजम खां की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जाने लगा, आजम खां को निशाना बनाया जाने लगा। बदला लेने का टाइम आ चुका था, लेकिन बदला लेने का कोई अवसर भी नहीं मिल रहा था, और कोई ऐसा वो भी नहीं था कि उस टाइम में आजम खां के ऊपर कोई इस पे की लगता था कि कोई कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा मुकदमे हो जाएंगे, उनके 50 मुकदमे चल रहे थे पहले से, 10 मुकदमे और लिख जाते। लेकिन उनको पकड़ के पूरे परिवार के साथ में जेल में डालना, उसके बाद इस तरह से कार्रवाई करना, इसके पीछे की कहानी क्या है, या उसके पीछे जो कहते हैं इस वक्त जो उनका जो सवाल का टाइम है, उस सवाल के टाइम की कहानी, उस सवाल का या इस वक्त जो उनके सवाल का टाइम है, उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण क्या है, जो उनके सवाल का टाइम है वो क्यों शुरू हुआ और उसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं जबान चाहे किसी अमीर की हो या गरीब की हो, किसी नेता की हो या आम आदमी की हो, ये जबान हमेशा दुरुस्त रखनी चाहिए, इस पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि इस जबान ही एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को दोस्त बना दे और दोस्त को दुश्मन बना दे। इस जबान से ही लोग दिलों को जीतते हैं। लेकिन कुछ लोग सत्ता के नशे में, पैसे के नशे में या कोई और चीज के नशे में, घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि सामने वाला जिसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं वो भी एक इंसान है, वो भी उसी खुदा का बनाया हुआ है जिसके वो बनाए हुए हैं। इसलिए अपनी जबान पे कंट्रोल रख के अगर किसी से कोई शिकायत भी है तो उसको उतनी ही सजा दी जाए जितना उसका जुर्म है, ना कि जुर्म है ऐसा कि उसको सिर्फ 2 कोड़े मारे जाएं और फांसी की सजा उसको दे दी जाए, तो ये इंसाफ नहीं होता है। बहरहाल आजम खान साहब के बारे में दुनिया जानती है कि वो जमान के कैसे हैं। आज से नहीं, जिस वक्त उनका उरूज था उस टाइम से जानते हैं कि जमान के कैसे हैं। तो इसके बारे में तो ज्यादा कहना यहाँ पे उचित नहीं होगा। अगर किसी अधिकारी उनकी सरकार में नाराजगी हो जाया करती थी तो यहाँ तक कहा जाता था कि वो अधिकारियों को मुर्गा बना दिया करते थे। बहरहाल मैंने कभी नहीं देखा उनको मुर्गा बनाते हुए, लेकिन सुना है कि वो मुर्गा बना दिया करते थे। लेकिन अधिकारियों से सख्ती से पेश आते थे, बदतमीजी से पेश आते थे। देखिए, सख्ती से पेश आना एक अलग बात है। अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है और उसके साथ में आप सख्ती से पेश आ रहे हैं तो ठीक है, आप मंत्री हैं, ये आपका फर्ज है कि आप उसको समझाइए, जैसे भी कीजिए वो करिए। लेकिन बदतमीजी करना जो है, या किसी को इस टाइप से टॉर्चर करना कि वो डिप्रेशन में चला जाए या वो कुछ और स्टेप ले ले, तो वो मैं समझता हूँ गलत है। या किसी को इतना नीचे दिखाना अपने थोड़े से फायदे के लिए कि आप उसको बिल्कुल एकदम जमीनों घुस देना, वो भी गलत है। देखिए, अब सवाल का टाइम जो शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? आजम खान का दौर, आजम खान सपा सरकार का दौर खत्म हो चुका था 2017 में, योगी सरकार आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता था कि इनके साथ में ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद जब आता है 2019 लोकसभा चुनाव और आजम खान लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरते हैं, तो उससे पहले जो रामपुर में डीएम आंजनेय कुमार जी उस समय आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने एक लो हाइट का गेट था जो कि छोटी हाइट का था, जहां से एक ट्रक या बस नहीं गुजर सकती थी बल्कि छोटी गाड़ी गुजर सकती थी, उस गेट को तोड़वाया। और वो गेट गलत भी था बना हुआ, एक मेन रोड पर ऐसा गेट नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने आजम खान ने खुद बनाया था, क्यों बनवाया था ये वही जानते हैं। वो गेट तोड़वाया। वो गेट टूटने के बाद में आजम खान और सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ और 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में आजम खान जब कन्विंसिंग करने के लिए निकले तो उन्होंने रामपुर डीएम आंजनेय कुमार जी के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा कहा, जो सभी ने सुना कि तनखैया है डरना मत, मायावती के जूते साफ कराऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सभी ने सुना होगा, बड़ी मशहूर क्लिप्स थी, चली हैं, अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हैं, कोई भी देख सकता है उसको। उसके बाद आजम खान लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। रामपुर जिला अधिकारी ने अपने हाथों से उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया। उसके बदले में आजम खान ने उनको एक पेन दिया था, जिस पेन से उन्होंने उस सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, जीत के सर्टिफिकेट में साइन करके वो पेन जो था वो उन्होंने डीएम साहब को गिफ्ट किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर जिन लोगों की जमीनें कब्जा की गई थी, आलियागंज के किसानों की या दूसरों की, वहां से सिलसिला शुरू हुआ मुकदमे लिखवाने का। या यहाँ पर एक स्कूल बनाया गया, यहाँ पे आरपीएस स्कूल, यहाँ पे रामलीला ग्राउंड के सामने, वो जो कहते हैं बहुत पुरानी एक बस्ती थी, इस जगह पर वो तोड़ी गई इसमें।
और वो बस्ती जो थी वो नवाब साहब की अलर्ट की हुई थी, लेकिन इन्होंने तोड़ के वहां पे भी एक आरपीएस का बनाया। हालांकि अभी तक आरपीएस स्कूल उसमें बनानी, बिल्डिंग भी अधूरी रह गई, उसका काम हम सब रोक दिया गया है। बहरहाल उसके बाद में जो मुकदमा लिखना शुरू हुए, तो अब तक ये समझ लीजिए उन पर 91 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। आजम खान साहब के ऊपर 91 मुकदमे इस वक्त दर्ज हैं। कुछ मुकदमों में उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में और भी बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो बराबर लिखे जा रहे हैं। तो आजम खान साहब के ऊपर जो इस वक्त मुकदमे लिखे जा रहे हैं या लिखे गए हैं, और उनका जो सवाल शुरू हुआ है, वो क्यों शुरू हुआ है, ये तो इसकी वजह आप शायद मेरी पूरी स्पीच से, मेरी पूरी तकरीर से या मेरे पूरे इस खबर से जान गए होंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन खबर के आखिर में बस इतना ही ये कहना चाहूंगा कि आदमी कोई भी हो, उसको अपनी जबान पर संयम रखना चाहिए और किसी दूसरे की बेइज्जती करने से पहले ये सोच ले कि वो भी उसी खुदा का बनाया हुआ बंदा है जिसका वो है। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज ग्रुप का एडिटर, हमेशा इसी तरह आपसे मुखातिब रहूंगा।